बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत हैं। और आज के जरगे में हमारे साथ हैं वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले आजकल जो बर्निंग इशू है उसी से आगाज़ करते हैं कि TLP पे पाबंदी क्यों लगाई। पहले तो साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, बड़ी देर से मीडिया पे अपीयर हो रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है मेरा कोर्स मुकम्मल हुआ है। आप जैसे सहाफ़ी और जो जिरगा है ये बड़ी देर से इंतज़ार था कि आप मुझे बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। गुजारिश है जी, जो TLP के हवाले से आपने बात की है, इस पे 2021 में पाबंदी लगाई गई थी और उस पाबंदी में TLP की लीडरशिप ने कुछ यकीन दहानियाँ, कुछ एफिडेविट्स और ज़मानतें दी थी कि वो अपने तर्ज़ अमल जो उन्होंने माजी में रखा है वो नहीं रखेंगे और वो एक सियासी जमात के तौर पे काम करेंगे। वो उस यकीन दहानियों को और उस ज़मानतों की बजाय वो बिल्कुल वही कुछ उन्होंने किया जो उन माजी में कर रहे थे। और इसमें हमने पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा। उस रेफरेंस में बहुत ही खौफनाक शवाहिद मौजूद थे। यानी अगर लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो कि जो जहाँ पर इनका मरकज़ है वो बिल्कुल 9-0 की तरह ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पर स्वाए एक घर के उस मोहल्ले, उसके इर्द गिर्द तमाम घर जो हैं वो ख़रीदे जा चुके हैं। वहाँ पर कोई दुकान, कोई कारोबार, कोई वो नो गो एरिया है जब तक ये चाहें, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर उसके बाद एक नेटवर्किंग जो थी वो शायद ऊपर से नज़र नहीं आती थी, लेकिन जो फंड्स के हवाले से थी, कलेक्शन, उसका एक बहुत बड़ा तरीक़ाकार जिसमें मुल्क से बाहर और यहाँ से फंडिंग लोग मजहबी लिहाज से भी करते थे, लेकिन लोग अपने मुफाद के लिए भी करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे कारोबार हैं जो कि गैर कानूनी हैं। उन कारोबारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनके दफ्तर के ऊपर या उनके कारोबार के ऊपर तहरीक लब्बैक का झंडा लगा हो या वो ओहदेदार नज़र आएँ, तो वो भी। और उसके बाद इस दफ़ा भी पूरी कोशिश की गई कि ये समझ जाएं। और मगर पिछली दफ़ा जब हम हुकूमत में थे और इस दफ़ा में फ़र्क ये है कि इस वक्त हुकूमत के साथ रियासती इदारे खड़े हैं और रियासत जो है उस जो फ़ैसला है वो रियासत का फ़ैसला है। हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा एक्शन करना पड़े या ये नौबत आए, मगर जो अब पंजाब हुकूमत का रेफरेंस है, हमने बाकी चारों सूबों से इसी तरह इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित से चीज़ें मंगवाई हैं, बड़ी खौफनाक हैं। यानी दर्जनों लोग शहीद हुए हैं इनके किसी न किसी एक्शन की वजह से, किसी न किसी मसलन आप हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। मिनॉरिटी के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी आपको हलाकतें नज़र आएंगी, हंगामे नज़र आएंगे, जड़ांवाला का वाक़या नज़र आएगा। फिर फ़िरका वारियत के हवाले से भक्कर और भिखी में होने वाले वाक़यात जिसमें हलाकतें हुई हैं, ना सिर्फ पुलिस की बल्कि वहाँ पर सेक्टेरियन दूसरे ये हुई भी इस मुहर्रम में पिछले कुछ सालों में। उसके बाद आप इनका तरीक़ाकार देख लें कि जब भी कोई होगा हमारे लोगों को अगवा किया जाता है। कोई 1-2-4 सिपाही ले जाते हैं, इस दफ़ा भी हुआ है। फिर उसके बाद लोग पहले से जब इवेंट करते हैं पुरतशद्दद किस्म की, बहुत ही मुश्तल किस्म की तकरीरें की जाती हैं और इन दोनों भाइयों ने की हैं, वो आपके पास है, हालांकि उसका कोई उस वक़्त जवाज़ नहीं था। बहुत सारे ऐसे शवाहिद जो हैं वो उसमें से तो एक ही काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर इतने शवाहिद हैं कि इनको हमने एक जो 780 का दहशतगर्दी का जो कानून है उसके तहत उसकी एक सेक्शन 11 से हमने इन्हें तो ये शवाहिद तो पहले भी सूबों ने दिए होंगे, तो मार्च से पहले क्यों उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया जब तक कि मार्च उन्होंने अनाउंस नहीं किया था? देखिए उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? देखिए 2021 में इन्होंने ज़मानतें और एफिडेविट्स और यकीन दहानी करवाई जब ये बहाल हुए। उसके बाद
इस हुकूमत में इन्होंने पहली कोशिश की जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई कि 1 मई को यही मार्च ये करेंगे। उसमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म ने मुझे मुकर्रर किया इनसे बातचीत पे। हमने इनसे कोई 15 घंटा लंबा बात की और हमने इनसे ये सवाल पूछा कि आप इस वक्त गज़ा के लिए मार्च कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है पाकिस्तान की सर्वाइवल की ज़्यादा ज़रूरी है या आपके लिए कोई बाकी मौजू। उस वक्त भी इन्होंने टाइमिंग 1 मई की रखी, लेकिन हमने समझाया बुझाया तो ये बाज आ गए। उसके बाद इस दफ़ा भी टाइमिंग देख लें, अफ़गानिस्तान का हमला हुआ। अब पाकिस्तान और आपके बड़े करीबी दोस्त और पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी और मजहबी शख्सियत, उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने इनको समझाया, इन्होंने उनसे कमिटमेंट की और इन्होंने कहा कि सुबह हम इसे मार्च को ख़त्म कर देंगे कि क्योंकि अफ़गानिस्तान का हमला हो गया है। इन्होंने मेरे कौन से दोस्त ने इंटरवीन किया? वो आपके मजहबी सियासी आपके बहुत करीबी दोस्त हैं और पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको डिच किया इन्होंने। फिर मौलाना फजल रहमान की तरफ इशारा है आपका? ये अब आपके दोस्त आप खुद बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। इन्होंने डिच किया। उसके बाद कोई 2-3 सतहों पर इनसे बातचीत हो रही थी। एक जगह पे भी कोई मुतालबा गज़ा फ़लस्तीन में ख़ुराक भेजने का, दवाइयाँ भेजने का या कोई और नहीं था। सारे मुतालबात सेल्फ सेंटर्ड थे। हमारे पैसे वापस किए जाएं, जो लोग गिरफ़्तार हैं, कोई एक कत्ल में दहशतगर्दी में हैं, वो फ़लाने बंदे छोड़े जाएं, और इसी तरह के। और तीसरा एक अहम बात कि जो ख़र्चा हमारा हुआ है मार्च पे वो दिया जाए। इस तरह के मुतालबात थे। और उस पर देखिए जो पाबंदी थी, कोई सियासी हुकूमत नहीं चाहती कि ये इक़दाम उठाए जिससे गुरेज़ किया जाता है अमूमन, और हम भी गुरेज़ करना चाहते थे। और हमारा ख़्याल था कि 2021 की जो यकीन दहानियाँ जो कि PTI दौर में हुई थी उस पर ये कायम रहेंगे, लेकिन इन्होंने ये पहला पुरतशद्दद मुज़ाहिरा इस हुकूमत के होते हुए किया, तो एक्शन नज़र आया है। और ये एक्शन कुछ दिनों का या कुछ महीनों का नहीं है, ये रियासती फ़ैसला है, ये आपको 9 मई की तरह इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। क्या तशद्दुद किया था उन्होंने? वो तो कहते हैं कि हमारे सैकड़ों लोग मारे गए हैं पुलिस की तरफ से। देखिए जब ये वहाँ लाहौर से निकलना था तो इनसे बातचीत लाहौर की पुलिस और इसी तरह बाकी उनकी हुकूमत के कई इंडायरेक्टली बातचीत होती रही, इनको समझाया गया। सबसे पहले वहाँ पर इन्होंने पुरतशद्दद हमारे पुलिस के लोगों को अगवा किया, उसकी फुटेज मौजूद है कि इनको बेसमेंट में ले जाओ, इसको अब इंसान बनाते हैं। इन्होंने सबसे वहाँ से शुरू किया। फायरिंग का पहला वाक़या उस रात हुआ जब वहाँ पर सर्च करने की कोशिश की गई उस एरिया को, जब इन्होंने निकलना था। सबसे पहले ज़ख्मी हमारे पुलिस के, इनके ज़ख्मी तो नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे ज़ख्मी जो थे वो हस्पतालों में थे, वहाँ से शुरू हुआ। देन ये आगे बढ़ते रहे, इन्हें हर पड़ाव पे इन्हें मुकम्मल मौका फराहम किया गया कि आप इसे कॉल ऑफ कर दें, मगर ऐसे कोई मुतालबात जो रियासती को ब्लैकमेलिंग करने में हो कि फ़लाँ कर दें, डिक्टेशन हो, मेरा मतलब शहीद हों सिपाही। आप यकीन करें इस दफ़ा जब एक्शन करना था तो हाई लेवल मीटिंग में जो आला तरीन अफसरान थे वो कहते थे कि अगर आपने हमें मरवा के सुलह करनी है, हार गले के उनके गलों में डाले जाते हैं जो कि हमें हलाक करते हैं, और हमारे घर कोई फातिहा कहने भी नहीं आता, तो फिर हम नहीं करेंगे। तो बात यह है कि वो उस सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल ऑन मेरिट में जितने शवाहिद रखे गए हैं, अगर कोई इस क्राइटेरिया पे पूरा आता है कि वो इस कानून के तहत बैन हो सके, तो ये उसमें से फिटेस्ट है। कितने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं या हलाक हुए हैं? देखिए 1 दर्जन पुलिस वाले इसमें सिर्फ पंजाब में अपनी जान से गए, और 69 ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली माजूर हैं। किसी की टांग, किसी का बाजू, किसी की फायर आर्म्स की वजह से ज़िंदगी अपाहज है। हमारे पास जो ज़ख्मियों की तादाद है वो तो सैकड़ों में है, और वो तो इस दफ़ा भी 47 जो आखिरी एक्शन में ज़ख्मी हुए हैं
उसमें से ज़्यादातर फायर आर्म से हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 2 लोग थे, वो फायर आर्म से ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह पंजाब के तकरीबन कुछ 17 लोग थे जो फायर आर्म से ज़ख्मी हुए। तो ये इसके अलावा गाड़ियाँ जो इन्होंने जलाई हैं वो दर्जनों में हैं, यानी वो और ओवरऑल सैकड़ों में गाड़ियाँ और इमलाक हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया है। ये सारी चीज़ें, इसके साथ अगर आप इनका नेटवर्क फंडिंग का देखें तो आपको समझ आएगी कि ये भाई इतनी शोला अंगेज़ी क्यों करते थे। उसके पीछे 69 घड़ियाँ ब्रांडेड इनके एक घर से निकली हैं। 69 घड़ियाँ, और सारी वो ब्रांड हैं जो साफ़ी साहब शायद आपने इस्लामाबाद में भी लोगों के कलाइयों पे ना देखी हों। और ये सारे वो ब्रांड हैं जिनको ये कहते थे कि ये कुफ़ार के ब्रांड्स को ख़त्म कर दें, इसकी पाबंदी लगा दें इन मसनूआत पे। 100 अकाउंट ऐसा है जो कि इन्होंने खोला हुआ था जिसको ये कहते हैं कि हराम है सूद। उसमें से करोड़ों रुपया प्रॉफिट उसी बैंक अकाउंट से इनके ज़ाती अकाउंट्स में ये लेते थे। तो ये इनके कई बहुत सारी ज़ाती चीज़ें ऐसी हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसा आप नकदी कितनी बरामद हुई थी? वो एग्जैक्टली बता दी थी, तो 12 करोड़ के करीब है जी। अच्छा। और उसके बाद ये एक सर्च में हुई है। जो उसके बाद जो सोने ज़ेवरात, सोने की छोटी वो डलियाँ या छोटी ईंट जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें, मगर उसमें से बहुत जो ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि जो अकाउंट्स हमें मिले हैं उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अरबों की हैं। वो मुल्क से बाहर से भी आ रहे हैं, वो यहाँ से भी आ रहे हैं, और उसकी हमने पूरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के लोग हायर किए हैं। उसमें हमारी FIA के लोग दूसरे बैठ के एक बड़ा साफ शफाफ ऑडिट होगा और हम कौम के सामने रखेंगे कि इतने पैसे, इतनी जायदादें, ये ट्रांजैक्शंस उनके सामने रखेंगे। अच्छा, उनकी तरफ से कितनी कैजुअल्टीज़ हुई है? वो मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में उनके लोग मारे गए हैं। देखिए साफ़ी साहब, जब कोई मरता है ना तो छुपता नहीं है। पहले डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी गायब करना बहुत मुश्किल काम है। चले कोई कहता है जी कि डेड बॉडीज़ उठा के लेके, लवाहिकीन को आप गायब नहीं कर सकते। आप लोगों के बहन भाइयों को या उनके रिश्तेदारों को रोक नहीं सकते कि वो आहो पुकार ना करें। और अगर सैकड़ों में हैं तो सैकड़ों में तो ये तूफ़ान मच जाता। और ये उसी तरह का झूठ है जैसे 26 नवंबर में बोले गए 1000, फिर 300, फिर 250। और कहने वाले कौन थे? बहुत ही मोतबर लोग, बड़े ओहदों पे रहे हैं, बड़े जिनकी बात में लोग वज़न समझते हैं। और आखिर में वो फिर लिस्ट उन्होंने जो दी उनकी तरफ से वो 1 दर्जन थी सिर्फ। ये भी उसी तरह का एक हमदर्दी लेने के लिए, इश्तियाल दिलाने के लिए एक प्रोपोगंडा किया जाता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं, जितनी भी नुकसान होता, ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत और ये रियासती फ़ैसले की रेड लाइन है कि कोई नॉनसेंस पाकिस्तान में नहीं चलेगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हुकूमत के पास तो आदाद शुमार होगी ना उनके ज़ख्मियों की, उनके जमाक लोगों की। हमने तो फ़ौरन उनके दे दी थी जी कि 4 लोग जो हैं, एक रागीर था और 3 उनके कारकुन थे जो वहाँ पर जिनकी अमवात हुई हैं। और हम तो ख़ुद ढूंढ रहे हैं जी, हमें बॉडी मिलनी चाहिए। उसका होना पोस्टमार्टम बताता है कि किसने मारा है, वो किस गोली से मारा है, वो कैसे मारा गया है। देखिए ना, पुलिस के पास तो जो फायर आर्म्स थी वो तो हमें पता है, और लाहौर मुरीद के तक DIG जो इन्हें अगेंस्ट एक्शन करता था या उसके साथ इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके गन मैनों के पास भी फायर आर्म्स नहीं थी। वहाँ आके जितने पहले 3 टेयर्स थे, किसी के पास कोई फायर आर्म नहीं था। कितनी अंधाधुंध फायरिंग हुई है
ये आपको मैं किसी दिन अपनी APCs जो कि वो शहीद जिसके सीने में गोलियां APC से निकाल के मारी गई हैं, अब वो कहना कि वो किस गोली से मरा है। अच्छा, साद रिजवी और उसका भाई किधर है? देखिए जी, ना हमें कफन मिला है, ना कफन पहनने वाले अभी तक मिले हैं। हम तो ढूंढ रहे हैं और ये बिल्कुल इनको हर सूरत में इस जो कुछ इन्होंने किया इन्हें फेस करना पड़ेगा, दोनों भाइयों को, क्योंकि लीड इन दोनों ने किया। गिरफ्तार नहीं है अभी तक? अभी तक कोई नहीं। अच्छा, ये जो पंजाब हुकूमत कहती है कि जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, तो किस एतमाद से? शवाहिद मिले हैं कई, कुछ शवाहिद मिले थे कि ये गालबन आज़ाद कश्मीर में है, और इसी तरह के कुछ जिन लोगों ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया है वो शवाहिद मिले थे, और उसकी बुनियाद पर कहा जा सकता था कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह हलाकतें हुई थी दोनों तरफ से, लेकिन वहाँ पे तो एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए गए बड़े आला सतह पे, और यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई। देखिए, एक उसका इससे कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि ये रिपीटेडली एक ही काम कर रहे हैं। आप पहले इनके पहले धरने से देख लें, एक ही तर्ज अमल है इनका, और उसी तर्ज अमल से ये आगे चल रहे हैं। और ये सियासी जमात है, वो कोई सियासी जमात नहीं थे, ये एक सियासी मजहबी जमात के तौर पे काम कर रहे थे। वो एक एक्शन कमेटी थी जो कि मुख्तलिफ जगह के लोग इकट्ठे हुए थे, और ना को वो सियासी थी, ना मजहबी थी, ना वो जमात है। सो बिल्कुल ऐसा एक्शन वहाँ आप इसका कंपैरिजन 9 मई से कर सकते हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो तलाल चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। आजकल बड़ा एतराज़ हो रहा है पंजाब में मावराए अदालत कत्ल के, तो उसकी वज़ाहत पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मरियम साहिबा की अल्लाह ताला उन्हें लंबा टाइम दे के वो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को। पंजाब की वज़ारत आला में अगर तारीख़ में कोई नंबर 1 पे कोई चीज़ याद रखेगा ना, तो वो इस CCD का क़याम और इसके नताइज हैं। मैं ये बात मुस्लिम लीग नून के कारकुन के तौर पे नहीं कह रहा, मैं एक आम आदमी के तौर पे, मैं अपने डेरे पे बैठता हूँ, मैं सबसे बड़ जो एक्नॉलेजमेंट है वो इस CCD की। आपको ये अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ कई थाने अब ऐसे हैं कि जिसमें कई दिन वारदात नहीं होती, नहीं तो एक घंटे में कई दर्जन होती थी। मुझे ये बताइए कि जिनके लगते जिगर मार दिए जाएं और इंसाफ के लिए यहाँ पर 20-20 साल लग जाएं, और चोर और डाकू जो हैं वो इसलिए फिरें कि निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर हो कि उन्हें सज़ा ना दे सके। एग्रेसिव पुलिसिंग जो है ना, ये एग्रेसिव पुलिसिंग है। और मैं ये भी हल्फन कह सकता हूँ कि एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जिसके आप गली मोहल्ले से या उस सोसाइटी से पूछें कि वो कहे कि ये मारने के काबिल नहीं था। एग्रेसिव पुलिसिंग है, और वेल्डन मरियम नवाज। तो आप भी एक लिहाज से ये मानते हैं कि हाँ, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर होती है? देखिए, मैं एग्रेसिव पुलिसिंग की बात कर रहा हूँ ना। एक एक दूसरी पुलिसिंग है वो ट्रेडिशनल पाकिस्तान की, कि ठीक है जी हो गई वारदात, फिर उसके बाद FIR दर्ज कर ली, फिर देखा, फिर एक होता है कि उसके पीछे चढ़ जाना। लेकिन अदलिया बीच से क्यों निकल गई? देखिए, अदलिया का ये मुझे ये बताइए, यानी इस सोसाइटी में से गंदे लोगों को अगर वो जहन्नम वसल हुए हैं, तो आपका ख्याल है कि वो जो आम आदमी है, अदलिया नोटिस लेगी तो आम आदमी तो पहले ही अदलिया से खुश नहीं है। यानी वो कहते हैं दादा केस करता है, पोता रिज़ल्ट लेता है। कभी आप पहले अदलिया से लोग राज़ी हैं? लोग तो पहले नहीं, और लोगों को इंसाफ कोई उम्मीद पैदा हुई है। ये मरियम साहिबा के कामों में CTD, इंक्रोचमेंट, सुथरा पंजाब, ये 1 2 3 करके मैं बात कर रहा हूँ।
जो इंक्रोचमेंट थी ना, वो भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को पहली दफ़ा किसी ने बताया है। 1913 की बिल्डिंग्स में अपने हल्के जड़ावाला में बाहर निकली हैं। लेकिन हुकूमत के सिंपथाइज़र लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पैसे लेके लोगों को मरवाया जा रहा है। देखिए, इल्ज़ाम लोग, आप सेंस लें ना, ये यहाँ से आपके दफ्तर के साथ से पिंडी शुरू होता है और चले जाएं रहीम यार ख़ान तक। अगर आपको 100 बंदों में से पूछें और 100 का 100 ही नून का मुखालफ हो, वो 100 का 100 कहेगा कि ये वाला अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हुकूमत को, इस काम को। ये अब इल्ज़ाम आप ऐसे ही कर देते हैं। यानी ये इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है। मैं तो समझता हूँ कि हमें इसी तरह की पुलिसिंग बाकी सूबों में भी करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन करनी पड़ेगी, लेकिन फ़ैसला तो ज़ाहिरी बात है अदालत से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ना, फिर तो ये शहर नापुरसान बन जाएगा। और पुलिस की भी जो हालत है, कोई हमारी पुलिस इतनी आइडियल तो नहीं है कि वो सिर्फ बैरट पे लोगों को मरवाएगी। देखिए, पुलिस नहीं मारती ना जी। पुलिस को, पुलिस वाले तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि भी वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके काम कोई इस तरह के भी हैं। लेकिन मैं तो पर्टिकुलर इस सीसीडी की, आप इसके 100 बंदे उठा लें, आप 100 के 100 के उसी के गली मोहल्ले में उसके रिश्तेदार से पूछें कि ये मरने के काबिल था कि नहीं, वो कहेगा बिल्कुल इससे पहले मर जाना चाहिए था। यानी नासूर हैं। लेकिन हमारे आइन ने ये इख्तियार अदालत को दिया है कि वो ये फ़ैसला करे कि एक बंदा मारने के काबिल है या नहीं है। ये पाकिस्तान के आइन ने इख्तियार दिया कि अगर कोई आप पे हमला करे, अगर कोई आप पर तो फिर पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है, और पुलिस ने की है। मारवाए आइन और मुबीना मुकाबले, ये मेरा नहीं ख्याल मीडिया को चलाना चाहिए। सिंध में कच्चे के कुछ लोगों को आम माफ़ी दे दी गई है, उसमें आप लोग ऑन बोर्ड हैं? जी नहीं, ये उन्हीं का फैसला है। अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक बात आनी चाहिए कि आप मुजरमों से बैठ के बात करें। हाँ, तो फिर अगर ये हिसाब हो तो फिर इस हिसाब से तो टीटीपी और उनसे भी तो फिर बात करनी चाहिए। फिर बहुत सारी बातें और हैं कि इसका फिर मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन यानी मेरे कोई भी जिसने ये किया है आप उनसे पूछें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें अपना निज़ाम इंसाफ और हमारी गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे लोग पैदा ही ना हो। अच्छा, इस्लामाबाद में एक पुलिस अफसर ने ख़ुदकुशी की, पता चला कि क्यों की? जी, मैं जैसे ही ये वाक़या हुआ है तो मैं फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल गया हूँ और उसके बाद मैं जनाजे में भी शरीक था। मैंने सारी मालूमात ली हैं। वो बिल्कुल ख़ुदकुशी है। अच्छा, वो तो ख़ुदकुशी है, लेकिन एक तासुर ये है कि इस्लामाबाद पुलिस बहुत ज़्यादा इस वक्त मायूस है। एक तरफ उनको कश्मीर में इस्तेमाल किया गया, एक तरफ उनको पंजाब में इस्तेमाल किया गया और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें जो रिक्वेस्ट आती हैं वो इस्लामाबाद पुलिस में डेपुटेशन के लिए है। वो सीएसपी अफसरान भी हैं, पीएसपी भी हैं, वो दूसरे भी हैं। सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर जितने इनके लिए सहूलतें इस हुकूमत में होती हैं, तनख्वाहें बराबर की गई हैं पंजाब से, अफसरान की गाड़ियों से लेके आम आदमी, आम पुलिस वाले के खाने तक और बाकी चीज़ों तक, उसकी रहाइश, उनकी मेडिकल, उनकी बाकी ख्याल किया जाता है। बिल्कुल ये तासर मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो बाकी पुलिस से ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। गाड़ियों से याद आया, आपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को पुरानी गाड़ियाँ क्यों दी? अगर देनी थी तो नहीं क्यों नहीं दी? देखिए, यही पुरानी गाड़ियाँ प्राइम मिनिस्टर के स्क्वाड में भी चल रही हैं। ये पुरानी गाड़ी, मैं अभी आपके दफ्तर इसी गाड़ी पे आया हूँ, वफाकी वज़ीर यही गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई मॉडल का, बल्कि इसके टायर जो हैं उसके मॉडल का भी उन गाड़ियों से फ़र्क नहीं था। इसी तरह हमें ये बैनुल अक़वामी इदारे से मिली थी। देखें, अगर एक गाड़ी की जो अगर हम ख़रीदने जाएँ नए मॉडल की, वो अगर उसकी कीमत 100 रुपया है, अगर हमें ये घर बैठे हुए 5-10 रुपए की मिल रही है, तो क्या हमें अपने वसाइल नहीं बचाने चाहिए? क्या केपी में इससे ज़्यादा पुराने मॉडल की गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं हो रही? और मुझे ये बताइए, हमने तो ये गाड़ियाँ उसके बावजूद दी, हालांकि सूबों को अपने वसाइल से लेनी है, और केपी ने तो 600 अरब रुपया भी लिया है वफाक से। हमने ये गाड़ियाँ बड़े ही खुलूस से दिल से दी थी। उनके आईजी साहब
के हवाले की थी, और उनकी पुलिस का ये चाहते थे कि बाकी भी जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी लेके जाएं, लेकिन क्योंकि बाकी गाड़ियाँ बाकी डिपार्टमेंट्स को जानी थी, हमने वो कुछ गाड़ियाँ ले गए। और अब यकीन करें, इस वक्त ऑन टेबल वज़ीर दाखिला के 2 DPOs की रिक्वेस्ट मौजूद हैं कि हम कुछ दिनों में मारे जाएंगे, या हमें इस्लामाबाद डेपुटेशन पे बुला लें या हमें इधर सहूलत दे दें। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता कि उनकी ज़िंदगी को, और उनको फिर KP वाले उनके सियासी तौर पे भी ख़तरा होगा। यानी एक हम सहूलत दे रहे हैं। आप ये मेरी गाड़ी में चला के देखें, वज़ीर दाखिला भी यही चलाते हैं। वज़ीर आज़म के हमारे मेहमान बैनुल अक़वामी आते हैं, वो भी इन्हीं गाड़ियों पे। अब मुझे बताइए, क्या हमारा मुल्क ये इस है कि हम नए मॉडल की बुलेट प्रूफ मंगवाएं? और ये A1 है, ये हमारे गांव शहरों में चल रही हैं और इससे ज़्यादा पुरानी चल रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान हैं हाईएस्ट लेवल के, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं और मुश्किल तरीन एरियाज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो बलूचिस्तान को दी जा रही हैं? जी, वो बलूचिस्तान को दे दी हैं। जी, उनको दे दिए? जी, दे दी। गाड़ियाँ तो उन्होंने वापस कर दी, लेकिन आपने वज़ीर आला के बारे में बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। नहीं, मैं अभी भी कहता हूँ बेबी CM है। आई मीन, आप इसको जानबूझ के बेबी CM लगाया गया है कि उसकी आप खुद अकल समझ एक्सपीरियंस हो ही ना, वो सेलों से चले या चाबी से चले, वो बानी बानी बानी। वो भाई, बानी अपनी जगह होगा, 4.5 करोड़ लोगों की जो ज़िंदगी है उसके फ़ैसले तुमने करने हैं, सेहत है, तालीम है, अमन देना है तुमने। तो मुझे ये बताइए, 2 हफ्ते हो गए इसे बने, कोई मुझे एक तकरीर निकाल के बताए कि उसने कोई बताया हो कि मेरा इरादा है कि इस सूबे को मैं ये दूंगा, या कोई बानी की मुलाकात, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये तो उसने गाइडलाइन लेनी है बानी से, और बानी से आप लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। साफ़ी साहब, ये ज़रा टाइम से पहले बात कर रहा हूँ, ये जिस काम के लिए आया है ना, ये उस काम से पहले फारिग हो जाएगा। नहीं, वो तो फारिग होता है या नहीं होता है, लेकिन बानी से उसको मिलने आप लोग क्यों? ये खुद नहीं होगा, ये PTI को भी लेते जाएगा इसे। ये देखिए, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप देखें ना, आप एक असेंबली है, एक पार्टी है, आपने हलफ उठाया है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी आप साथ साथ करते रहे, लेकिन 24 घंटे ही सियासी तौर पे आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है और आपने कुछ सूबे का कुछ पूछ। इसीलिए तो ये सूबे में, मुझे बताइए, जब आपके सूबे की बात आती है, कभी किसी ने पूछा हो? और मरियम नवाज़ को तो रोज़ पूछते हैं कि तुमने ग्रीन बसें कहाँ से दे दी हैं, सोलर कहाँ से दे दी हैं, अपनी छत कहाँ से दे दी है, ये दवाइयाँ कहाँ से हैं। बल्कि एक अगर किसी स्कूल की कोई 4 ईंटें ख़राब हों तो उसकी भी लोग तस्वीर लगा के, या कहीं नाली का पानी खड़ा हो तो वो भी टैग करते हैं। कभी आपने KP में देखा है कोई इस तरह की डिबेट ही शुरू हुई हो? पिछले 13 साल से मुझे आप इनका कोई एक शहर और मेरी एक तहसील है, आप तशरीफ़ लाएं, कंपैरिजन कर लें कि अस्पताल हमारा कैसा है, थाने कैसे हैं, स्कूल कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं। नहीं, आप जब कहते हैं कि ये वक्त से पहले चला जाएगा, तो कैसे चला जाएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो ये करना आया है ना, वो ये कर नहीं पाएगा, उससे पहले फारग हो जाएगा, मैंने ये कहा। अच्छा। और ये जाते जाते अपनी जमात भी वो क्या कर रहे हैं? बस ये मैं चाहता हूँ कि वही कुछ दिनों में खुद ही बता दे कि वो क्या करने है, बता देगा। अच्छा, लेकिन ये तो आप बता दे रहे हैं कि आप उसको अपने लीडर से मिलने क्यों नहीं दे रहे, कि उससे गाइडलाइन ले रहे, काबीना भी अभी तक नहीं बनी है। देखिए, एक अदालत में वो गए हुए हैं, अदालती हुक्म के आगे वो क्या हुक्म हो सकता है। और ये ऐसा कैदी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा मुलाकातें हैं और सबसे बेहतरीन सहूलतें इसके पास हैं। कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है? कोर्ट ने बिल्कुल ऑर्डर दिया, लेकिन ऑर्डर एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भी वो जिस तरह की ये मुलाकातें चाह रहे हैं उसका दिया है, या वो जेन मैनुअल के तहत मुलाकात का ऑर्डर दिया है। ये तो जब जाते हैं इनके बड़े बड़े मुतालबात होते हैं, यहाँ कोई सर्वेलेंस ना हो, टाइम की पाबंदी ना हो, बानी जो है वो लॉन में बैठा हो, उसके पास चाय नहीं कॉफ़ी होनी चाहिए, हमने आम नहीं अमरूद खाने हैं, हमारे हमें कोई छेड़े ना, हमें पूछे ना। आप कोई फूफो के घर तो नहीं ना जा रहे भाई, आप मामू को मिलने तो नहीं जा रहे, आप एक जेल जा रहे हैं, एक जेल मैनुअल से मुलाकात होगी।
तो इस जेल मैनुअल से मुलाकातें रिश्तेदारों की, इनके सियासी मुलाकातें, वकला की मुलाकातें, डॉक्टरों की, हर चीज़ मुलाकातें जारी हैं। नाज़रीन, सेनेटर तलाल चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, अगर KP हुकूमत ने दोबारा फ़ैसला किया इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का, तो क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? इजाज़त देंगे? अगर वो इजाज़त लेंगे तो इजाज़त देंगे, लेकिन इजाज़त कानून के दायरे के अंदर रहेंगे तो उनकी हिफाजत करेंगे, कानून के दायरे से बाहर रहेंगे तो बिल्कुल 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त एक्शन करेंगे। अटक का पुल इस दफ़ा बहुत दूर है, इससे ये पहले रोके जाएंगे। अच्छा, तो कानून के मुताबिक से क्या मुराद है कि वो इजाज़त लें, आएँ, आपने धरना बैठना करना है, एक कानून है इस्लामाबाद में, हमने किसी को इजाज़त नहीं दी। इस 16 महीने में आप हमें बताएं कोई आया रेड जोन में? आए कोई? सवाल ही, एक सबके लिए एक जैसा कानून है, एक उसका ज़ाब्ता है, आप उसमें आएँ, बैठें और उधर आपको सिक्योरिटी देंगे, चीज़ें 100 दिन बैठे। एक तलाल साहब, ये इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये कंटेनर बड़े मुसीबत बन गए हैं। जुलूस मुरीदके में होता है और इधर इस्लामाबाद बंद होता है। ये बात आपकी बजा है। ये वज़ीर दाखिला ने इस दफ़ा ये हदायत दी है और इस दफ़ा हमने 1-2 दिन के लिए ज़रूर ये बंद किए कि आइंदा कम से कम ये होगा। और हम इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे अपने अदारों को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से इसी तरह बाकी चीज़ें कर रहे हैं। हमने FC का एक पूरा एक सिक्योरिटी डिवीज़न इस्लामाबाद के लिए बनाया है। ये जो मामलात हैं इनको अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुतासर ना हो। ये आप ठीक कहते हैं, ये हमारे लिए एक धब्बा होता है जब ये कंटेनर लगते हैं। ये पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को 1 महीने की मोहलत दी है, तो उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं? छोटी मोटी घर में बर्तन भी इकट्ठे हों तो वो फिर आवाज़ आती है। बहरहाल हमारे इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेंगे, इंशाल्लाह इत्तेहादी ही रखेंगे। इत्तेहाद के टूटने का कोई इम्कान नहीं हुई, ख़तरा नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है जो पंजाब में जो बात हुई है, वज़ीर आला ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। बड़ा ही मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आला अपने आप को कटहरे में आवाम के खड़े करती है। वो गांव-गांव शहर-शहर जा रही थी और लोगों से पूछ रही थी मैंने क्या किया है, और वहाँ बैठ के अगर वो इतनी सी बात कर ले कि मैंने ये किया है तो फ़लाँ ने क्या किया है, तो ये एक सियासी है, सियासी तज्ज़िया है। किसी का नाम लेके तनकीद कोई ऐसी बात नहीं, परफॉर्मेंस की बात की है उन्होंने, और परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए। पर का आप और मैं भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा हूँ। अगर आप मेरे से मेरी परफॉर्मेंस पूछें तो मुझे तो नाराज़ ही नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दी है, तो उनके साथ क्या करेंगे? उनसे इंशाल्लाह ताला उन्हीं के हुजरे में बैठ के मामला हल करेंगे। यहाँ पे मार्च की नौबत नहीं आएगी? उनके हुजरे में उनके पास जाके उनसे खाना भी खाएंगे, उनसे दुआ भी लेंगे और उनके ग्रेवियंस जो हैं वो हल करेंगे। तो ये अफ़गानिस्तान के साथ जंग तो ख़त्म हो गई, क़तर में भी मुआहदा हो गया, लेकिन तोरखम और चमन बॉर्डर अभी तक पूरी तरह नहीं खुले हैं। जी, उसमें मरहलावार चीज़ें ठीक होंगी और इसमें हमारा एक बहुत बड़ा एक अफ़गान जो इल्लीगल लोग इधर हैं उनके बारे में भी कार्रवाई जारी है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे मामलात में हम अफ़गानिस्तान को चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हम एक रियासत हैं, तो वो एक रियासत की तरह अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करें। पाकिस्तान में कोई सी और मुल्क का कि गैर मुल्की शहरी शायद ही आपको मिले, लेकिन यहाँ हर गली में आपको कोई अफ़गान गैर मुल्की इल्लीगल मिलेगा। हम उन्हें कहते हैं लीगल तरीके से आएँ, एक पासपोर्ट बनाएं, वीज़ा लें। हम सहूलतें पैदा कर रहे हैं। हमने नए तर्ज़ के उनके लिए कोई 1.5 दर्जन तर्ज़ के वीज़े जो हैं, सेहत, तालीम, तबलीग, कारोबार, हर चीज़ के वीज़े हम देते हैं। मज़ीद वीज़े देंगे, लेकिन लीगली पाकिस्तान में आएँ और रियासत की तरह आपको अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, देखिए उन्होंने
नहीं की, हमसाये के तौर पे भी वो हक़ अदा नहीं कर सके। और बरादराना कहना तो इस वक्त मुनासिब ही नहीं है। बरादर तो एक दूसरे को इस तरह का काम नहीं करता। एक हमसाया और एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद जो कुछ हमने उनके लिए किया है वो हमें पे बैक तो क्या वो कुछ। लेकिन अफ़गान महाजरीन के साथ ये कुछ ज़्यादती नहीं है कि 20 साल तक तो उन्हें बिल्कुल चेड़ा ही नहीं किया, उनसे कोई कागज़ ही नहीं मांगी गई और इधर यकदम आप लोगों ने डंडा रख दिया कि जी निकल जाए। जी देखिए, ये तासर भी गलत है कि यकदम हुआ है। 2022 अक्टूबर में वन डॉक्यूमेंट रजीम के नाम से एक पॉलिसी शुरू हुई, उसमें इन्हें मौका दिया गया। सबसे पहले कहा गया जो जिनके पास कोई कागज़, कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंट, कोई पीओसी कार्ड नहीं है, एसीसी कार्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पास, वो चले जाए। उनको मौका दिया गया, बड़े मोहब्बत से मौका दिया गया। 2 साल वो काम चलता रहा। फिर इस साल फरवरी में जाके दूसरा मरहला शुरू हुआ, फिर आके अब तीसरा मरहला, और अब भी उसी तरह ही डील किया जाता है जैसे किसी मेहमान को। आज के दिन भी हम इन्हें जो हमारे सेंटर्स बनाए गए हैं, वो हज सेंटर है इस्लामाबाद का, जहाँ हाजी रहते हैं, वहाँ इन्हें रखते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, मेहमान को जैसे घर से वापस उसके घर छोड़ना आता है उसी तरह। मगर अब इन्हें जाना है, आएँ 100 बिस्मिल्लाह, बार बार आएँ, लेकिन लीगली आएँ। और इस वक्त बहुत तेज़ी से ये काम जारी है। हम इसको, और तोरखम बॉर्डर तिजारत के लिए कब खुलेगा? ये मरहलावार इस पर कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है अगले चंद घंटों या चंद दिनों में ये मरहलावार आपको खुलती हुई नज़र आएगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली हो रही है? जी, हमने फ़ैसला किया कि हमने बदनामी ली है इस तरह की हुकूमत के साथ बैठ के। हमारी पार्टी के तौर पे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमने फ़ैसला किया है कि कोई भी हुकूमत बनाए या गिराए, हम हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर हमें अल्लाह ताला ने अक्सरियत दी तो हुकूमत बनाएंगे, नहीं तो अगली दफ़ा भी अक्सरियत ना हुई तो किसी कोलेशन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ना डिलीवर कर सकते हैं। बदनामी अपनी जगह जो हमें इस दफ़ा मिली। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बायन तर्क कर दे तो फिर तो ऑटोमेटिकली वज़ीर आज़म बदल जाएगा। वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है हमने तो फ़ैसला कर दिया जी। अब ये पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी है। और दूसरी बात यह है कि इस वज़ीर आज़म को तो खुद ही फ़ैसला कर लेना चाहिए। इनसे हिमायत विड्रा कर ली, लेकिन अपना वज़ीर आज़म नहीं ला रहे हैं। जी नहीं, हम, क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हमने अपोजिशन में रहना है, क्योंकि हमारा इत्तेहाद बनाने वाला वहाँ पर एक कोई अच्छा उसे हमारे लिए नहीं रहा, नतीजा नहीं निकला। तो हम फ़िलहाल तो बाहर रहेंगे इस हुकूमत से। और इस वज़ीर आज़म को ख़ुद सोचना चाहिए। बातें तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। एक आपके कुलीग ने बयान दिया था कि अगर इमरान खान दरख्वास्त दे दे तो उनको बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है, तो ऐसी कोई तजवीज़ गौर है? ये सारी तजवीज़ें जो हैं ये PTI की तरफ से फ़्लोट की जाती हैं, वहाँ से ही माहौल बनाया जाता है। वज़ीर दाखिला ने पिछले दिनों कहा था कि मुझे कोई एक आदमी बता दें जिसने हमारी तरफ से डील ऑफ़र की हो, डील ये लेके आते हैं। यानी ये तारिक फजल चौधरी साहब ही ने कहा था, वो तो आपके कुलीग है ना। देखिए वो उन्होंने, मैंने आपको बताया कि हमारी तरफ से कोई डील ऑफ़र नहीं हुई, डील ये लेके बना के आते हैं। अभी फिर डील बना रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान का मैं अमन करवाऊँगा। अफ़गानिस्तान का मसला तो है ही नहीं है, मसला तो तुमने पैदा किया है, नहीं तो ये कभी पैदा ही ना होता। तो मामला ये है कि किसी सूरत डील ढूंढना जो है ना, वो ये पूरी की पूरी ब्लैकमेलिंग रियासत को एक डील बनाने के लिए नहीं, तो एक खैर सगाली के जज्बे के तहत अगर आप उसको इधर शिफ्ट करें बनीगाला। किस बात की खैर सगाली? कौन सा बड़ा अच्छा कोई काम किया है? किस बात की खैर सगाली करें कि उसका इखलाक बड़ा अच्छा है? उनके साथ मिलने में भी लोगों को आसानी होगी। ये अडियाला के सामने जो रोज़ाना मेला लगता है ये भी नहीं लगेगा। तो इन्हें कहें कि ये कहें कि हमें फ़लानी जगह शिफ्ट कर दें, ये दरख्वास्त दें, उस पर गौर करते हैं। तो आप लोग उसको शिफ्ट करेंगे अगर वो बताएं? ये शाम के टाइम लेट नाइट आके ऑफ़र ना हमें दिया करें, आपके सामने कैमरे के कहें कि ये जनाब दरख्वास्त है, ये हमें बनीगाला शिफ्ट कर दें, हमें वो पहाड़ी मकाम और क्या कहते हैं नथिया गली शिफ्ट कर दें। ये लिख के दें कि अब ये ब्लैक एंड वाइट में बात होगी।
इल्ज़ाम ये बताएं, उसके बाद गौर करेंगे। अच्छा, ये जो सिस्टम है इसको आपके बाज़ कोलीग्स हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, बाज़ इसको जमहूरी कहते हैं, आप इसे किस तरह समझते हैं? अब साफ़ी साहब, हम चीज़ों को हमेशा उल्टा क्यों देखते हैं? यानी क्योंकि हमारी आदत ही नहीं पड़ी। हम ये क्यों नहीं देखते कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के पीछे अदारे खड़े हैं? हम हमेशा देखते हैं उल्टी नज़र से कि अदारों के पीछे वज़ीर आज़म चल रहा है। सिविलियन वज़ीर आज़म है, अगर अदारे इसके पीछे खड़े हैं तो इस नज़र से इसको देखें। और इसी वजह से ये आज की कामयाबियाँ मिली हैं। अगर कामयाबी किसी भी तरह मिलती हो इस पाकिस्तान को, तो वो सिस्टम अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे ये बताइए, ये डिफ़ॉल्ट से कैसे निकले? इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, डिप्लोमेसी का अरूज हो, ये इसी पार्टनरशिप और इसी सिस्टम से निकला है। तो हम भी इसको ज़रा सीधी नज़र से देखें। लेकिन अंदरूनी मास पे बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हो, फिर ये लब्बैक का मसला हो, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हो, वो सारी तो चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन ये ऐसे चैलेंज नहीं है कि जिससे निपटा नहीं जा सकता। और ये आपको चैलेंज जो है ये इंशाअल्लाह ताला जिस तरह रियासत ने ये अफ़गानिस्तान से फ़ैसला किया है, दो टोक बात की है कि बस भाई नो मोर, आप ये देखेंगे ये चैलेंज निपट जाएंगे। और ये जो प्रॉक्सी वार है जो इंडिया ने शुरू की है, और इसके कई वजूहात हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। जितनी पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, उतने हमले बढ़ेंगे। इसकी वजूहात हैं, जो जितने माइंस एंड मिनरल्स की बात होगी उतने ही डिस्टेबलाइज हो जाएंगे उस एरिया के हालात। ये चैलेंज है। और वाकई इकॉनमी और डिप्लोमेसी के बाद अगर इस हुकूमत का कोई चैलेंज है तो ये आपने बयान किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो यही सिस्टम, यही जोड़ी, ये भी उसको भी कामयाबी से हम करना। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।